जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से संयुक्त राष्ट्र उसके जो सम्मेलन हुए हैं और उसकी सभी एजेंसियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम इस टॉपिक की अकेले बात करें तो एनटीपीसी के एग्जाम में लगभग 100 प्रश्न यहां पर पूछे जा चुके हैं, तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आज शाम तक आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एनटीपीसी में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो ये अभी कल ही पूछा गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र का लोगो होता है उसमें आपको मिलेंगी जैतून की ब्रांचेज, यानी कि ऑलिव की ब्रांचेज आपको मिलेंगी। तो ये किससे रिप्रेजेंट करती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करती हैं पीस, यानी कि शांति को। किसे? पीस को ये रिप्रेजेंट करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है जो कि पर्यावरण संबंधी गतिविधियों के नियंत्रण के लिए कार्य करती है? तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था। इस संस्था का नाम है यूनेप, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका मुख्यालय आपको केन्या के नैरोबी में मिलेगा। प्रमुख कौन है? तो इंगर एंडरसन, जो कि है डेनमार्क की, वे इसकी प्रमुख हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का आयोजन कब किया गया था? तो ये जो आयोजन है ये आपका हुआ था जून 1992 में। कब? जून 1992 में इसका आयोजन किया गया था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और इसी को हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। तो एनटीपीसी में अर्थ समिट से भी प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। अर्थ समिट की हम बात करें या फिर पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बात करें, दोनों का ही आयोजन जून 1992 में किया गया था। और कहां पर? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा बैंक एग्जाम के लिए जो एक बहुत ही बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप की जो पूल है वह 30 लाख के लिए रखी गई है, और ये जो अगला टेस्ट है वह आपका 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन आयोजित कराया जाएगा। तो इसकी जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है इसकी खास बात क्या है? तो यहाँ पर आपको पढ़ाई के साथ में कमाई का भी मौका मिलने वाला है। यानी कि अगर आपकी रैंक 1 आती है तो 1 साल के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त मिलेगा। अगर आपकी रैंक 2 आती है तो 6 महीने के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त मिलेगा। अगर आपकी रैंक 3 आती है तो 3 महीने के लिए बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रैंक 4 से लेकर के 200 के बीच में भी आती है तो भी आपको अनअकैडमी के द्वारा 1000 रुपये का अमेजन वाउचर यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये जो टेस्ट है इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि जो भी आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे वे सारे अनअकैडमी के जो बैंक के बेस्ट एजुकेटर हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं। टेस्ट देने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी ऑल इंडिया लाइव रैंकिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी बैंक के एस्पायरेंट हैं पूरे भारत में उनके साथ में आपको compete करने का मौका मिलेगा, और आपको ये पता चलेगा कि आप इस समय कहाँ पर लाई करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन के आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे, यानी कि टेस्ट देने के बाद में आप सभी प्रश्नों के वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। तो लिंक आपको नीचे मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप यूज करेंगे कोड KV10 और उसके बाद में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी के बैंक का सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो उसके लिए भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, और परचेज करते समय आपको यूज करना है सिंपली KV10 कोड, और इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के भी कोर्स आपको अनअकैडमी के ऊपर मिल जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे कम वाला कोर्स है वह आपको मात्र 600 रुपये में ही मिलेगा। तो अगर आप लोग कोर्स की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं या फिर एनटीपीसी CBT 2 या फिर जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भी कोड यूज करेंगे KV10 तो तुरंत आपको इस 600 रुपये पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो आगे प्रश्न पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जिसे हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, इसमें आपको कितने अस्थायी सदस्य मिलेंगे? तो इनकी संख्या होती है 5 और ये प्रश्न लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा 5 सदस्य इसमें होते हैं और सदस्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो जैसे अमेरिका हो गया, इसके अलावा फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, रूस है और है चीन। तो ये 5 इसके होते हैं परमानेंट मेंबर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो जैसे यूएनएससी में अस्थायी सदस्य होते हैं 5, उसी प्रकार से इसमें अस्थायी सदस्य भी होते हैं और इनकी संख्या होती है 10। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है वह प्रत्येक 2 वर्षों के बाद में बदल जाता है। जैसे अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारा देश 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य बना है 2021 से लेकर के 22 तक के लिए। तो आपको याद रखना है कि 10 यहाँ पर अस्थायी सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष तक के लिए एसडीजी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2030 तक के लिए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आधारित किए गए हैं और ये जो गोल्स हैं इनको अचीव करना है 2030 तक और इसमें कुल मिलाकर के 17 गोल हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पुरस्कारों के ऊपर 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र को मिला था 2001 में। कब? 2001 में मिला था और उस समय इसके महासचिव थे कोफी अन्नान, तो उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखना है आपको कि 2001 में इसे पुरस्कार मिला हुआ है। फिर पूछा गया पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन है ये कहां पर हुआ था? तो ये सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। कहां पर? स्टॉकहोम में ये सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। और चलिए नीचे कमेंट में आप बताइएगा कि स्टॉकहोम जो है वह किस देश की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह हस्ताक्षर हुआ था 25 जून 1945 को। कब? जो यहाँ पर यूएन चार्टर था इस पर हस्ताक्षर किया गया था 25 जून 1945 को। कहाँ पर हुआ था? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है और उस समय 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो ये सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो याद रखेंगे 8वें महासचिव थे बान की मून। कहाँ के थे? तो ये हमारे दक्षिण कोरिया के थे। ये हमारे 8वें महासचिव थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस साहब, जो कि हैं पुर्तगाल के और ये हमारे 9वें नंबर के महासचिव हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है जिसे 1994 में निलंबित कर दिया गया? तो ये है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद के नाम से जानते हैं। तो ये अभी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद थी, जिसे हम लोग ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जानते थे, इसे 1994 में निलंबित कर दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की जो समीक्षा इकाई है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है संयुक्त निरीक्षण इकाई। क्या नाम है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट इसका नाम है। और 22 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आसान सा ही प्रश्न था, आप सभी को पता होगा कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया संयुक्त राष्ट्र का जो गठन है वह किस संगठन के स्थान पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा लीग ऑफ नेशंस हमारी बनाई गई थी पहले विश्व युद्ध के बाद में, और ये आपकी फेल हो गई थी क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था, इसीलिए इसके स्थान पर गठन किया गया था संयुक्त राष्ट्र का। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किसका कथन है यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन बट टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का गठन इसलिए नहीं किया गया है कि जो हमारी मानवता है या जो मानव प्रजाति है उसको स्वर्ग पहुंचाया जाए, बल्कि इसलिए हुआ है कि यहाँ पर नरक में जाने से लोगों को बचाया जाए। तो ये कथन था डेग हिमरशोल्ड का। किसका? डेग हिमरशोल्ड का ये कथन है और ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये विश्वविद्यालय आपको मिलेगा जापान की राजधानी टोक्यो में। कहाँ पर? जापान की राजधानी टोक्यो में, और 6 दिसंबर 1973 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2021 में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज
कॉन्फ्रेंस होगा वो आपका कहाँ पर होगा? तो ये हमारा है COP26। याद रखिएगा, ये आपके स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। कहाँ पर? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। और मैंने आपको बताया था कि जो यूनाइटेड किंगडम के मंत्री हैं भारतीय मूल के, जिनका नाम है आलोक शर्मा, वे इसके लिए अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। COP25 के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जो हमारा COP25 था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। कहाँ पर? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। और आयोजन हुआ था 2019 में। तो सम्मेलन वाले में हम लोग इसको अलग से कवर करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र जो पीस कीपिंग फोर्स है, इसको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसे मिला था 1988 में। कब? 1988 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो ये भी 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ट्रिग्वे लिए, जो कि थे नॉर्वे के, ये संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। उसके बाद में पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? तो सबसे प्राचीन संस्थाओं की बात करें तो ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन सी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी सबसे पुरानी संस्था है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व में प्रजनन व मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो इस संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसका नाम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा दिल्ली में। कहाँ पर? ये आपको मिलेगा दिल्ली में। वैसे इसका मुख्यालय आपको मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य घटक हैं, यानी कि जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 6। कौन कौन से हैं ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनेप ने गुजरात की किस किशोरी को क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया था? तो ये आप सभी को याद होगा, पिछले साल हम लोगों ने करंट अफेयर में भी इसको डिस्कस किया था। इनका नाम है खुशी चिंदालिया। क्या नाम था? खुशी चिंदालिया इनका नाम था। अगला प्रश्न है, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के भारतीय कमांडर कौन है? तो इनका नाम है यहाँ पर LG शैलेश सदाशिव तिनकर। क्या नाम है? LG शैलेश सदाशिव तिनकर। और आपको याद होगा कि हमारे यहाँ की एक थी मेजर सुमन गवानी। क्या नाम था? मेजर सुमन गवानी। इनको पिछले साल संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत काम करने के लिए एक पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपको नीचे कमेंट में उस पार्टिकुलर पुरस्कार का नाम बताना है। अगला प्रश्न था कि ब्लू डॉट हब मिशन किसने लॉन्च किया था? तो इसे लॉन्च किया था यूनिसेफ ने। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी ने। किसने? यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी ने मिलकर के ब्लू डॉट हब मिशन को यहां पर लॉन्च किया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि UNDP का मुख्यालय कहां पर है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में। कहां पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? तो इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। क्या नाम है? TS तिरुमूर्ति। अगला प्रश्न पूछा गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति कितने देशों के पास में है? तो ये जो वीटो शक्ति है, ये उन देशों के पास में जिनके पास में है अस्थायी सदस्यता। और किनके पास में है? तो 5 देश थे। तो याद रखिएगा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन और रूस के पास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति है। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आसान सा प्रश्न था। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। फिर पूछा गया संयुक्त राष्ट्र का कौन सा शैक्षणिक संस्थान का मुख्यालय आपको पेरिस में मिलेगा? तो ये मिलेगा यूनेस्को का। और यूनेस्को का मुख्यालय लगभग 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, यूनेस्को जो कि संयुक्त राष्ट्र का शैक्षणिक संस्थान है, इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र के जो 8वें महासचिव थे वो किस देश थे? तो एक बार पूछा गया कि कौन थे, एक बार पूछा गया किस देश के थे। तो याद रखिएगा, इनका नाम है बान की मून और ये थे दक्षिण कोरिया के। अगला प्रश्न पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये भी प्रश्न 3 से 4 बार आपके NTPC में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी आधिकारिक भाषाओं की संख्या है 6। कितनी है? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो अरबी है, यानी कि अरेबिक है, फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, रसियन है, स्पेनिश है और है चाइनीज, यानी कि मंदारिन। तो ये हमारी 6 भाषाएं हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। और भारत कई सालों से ये प्रयास कर रहा है कि हिंदी को भी यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। तो कुल भाषाएं यहाँ पर हैं 6। अगला प्रश्न पूछा गया संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की स्थापना कब हुई थी?
तो ये जो हमारी संस्था है इसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को। और ये भी कल ही पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहां पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आपको इसका मुख्यालय मिलेगा। और वियना की अगर हम बात करते हैं तो ओपेक का मुख्यालय भी आपको मिलेगा वियना में। और जो हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है यानी कि IAEA है, इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा वियना में। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2020 तक विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन थे? तो ये प्रश्न भी 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसके महानिदेशक थे रॉबर्ट अजेवेडो। क्या नाम था? रॉबर्ट अजेवेडो। और इन्होंने पिछले साल ही इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है कि WTO में कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखिएगा, जो WTO है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सदस्य देशों की संख्या है 164। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, जो हमारा WTO है इसकी स्थापना हुई थी गैट के रूप में। कब? 30 अक्टूबर 1947 को। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यानी कि जो हमारा WTO है वह गैट के स्थान पर स्थापित किया गया था। गैट की बात करें तो इसका पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को हुई थी। उसके बाद में जो ये हमारा गैट था इसको समाप्त कर दिया जाता है 1 जनवरी 1995 को। और इसके स्थान पे बनता है WTO। तो याद रखिएगा, WTO ने गैट का स्थान लिया था। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि अगस्त 2020 तक विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन थे? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि महानिदेशक थे, इनका नाम है रॉबर्ट अजेवेडो। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या है 193। कितनी है? 193 यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं? यानी कि IMF की बात हो रही है, तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 190। कितने हैं? 190 यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा द हेग में। कहां पर? द हेग में आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अब हमने यहां तक उन प्रश्नों को डिस्कस कर लिया जो कि आपके NTPC में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई सारे प्रश्न इसमें रिपीट भी हुए हैं और कई सारे प्रश्न हैं जिसको मैंने वीडियो में शामिल नहीं किया है। तो मैंने आपको ये जो प्रश्न थे वह इसलिए बताए, इससे आपको आइडिया होगा कि यह टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आइए, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, यानी कि जिन प्रश्नों को डिस्कस किया है उससे संबंधित जो भी हमारे संस्थान है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशंस की। तो जब हमारा पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1919 में, उसके बाद में आप सभी को पता होगा वर्साय की एक संधि होती है। और वर्साय की जो संधि थी उसी के बाद में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है 10 जनवरी 1920 को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसके पहले महासचिव कौन थे? तो सर एरिक ड्रूमंड। क्या नाम था? सर एरिक ड्रूमंड लीग ऑफ नेशंस के पहले महासचिव थे, यानी कि पहले सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये हमारी बन गई। हालांकि इसका काम था कि विश्व में शांति को स्थापित रखा जाए, लेकिन यह जो संस्था थी उसने अपने काम को ठीक ढंग से नहीं किया। और उसके बाद में 1939 में एक बार फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1945 में समाप्त होता है तो उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र का गठन किया जाता है। अब इसका गठन किस प्रकार से हुआ? तो बात है 25 अप्रैल 1945 की। कब? 25 अप्रैल 1945 की। तो 50 देश अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग के लिए आते हैं और यहाँ पर जो हमारा UN चार्टर है उसका मसौदा तैयार किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देशों के द्वारा 25 जून 1945 को इस मसौदे को स्वीकृति मिलती है। और उसके बाद में 24 अक्टूबर 1945 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हो जाती है 24 अक्टूबर 1945 को। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब इसका मसौदा तैयार हुआ था तो देशों की संख्या थी 50, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या हो गई थी 51। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इस समय इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो इनकी संख्या है 193। कितनी है? 193 है। 193वां सदस्य कौन सा था? तो दक्षिण सूडान यहाँ पर 193वां सदस्य देश है, जो कि 2011 में इसका सदस्य बना था। आधिकारिक भाषा कितनी है? तो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि कुल 6 आधिकारिक भाषाएं आपको संयुक्त राष्ट्र की देखने को मिलेंगी।
तो इस प्रकार से स्थापना आपकी 24 अक्टूबर 1945 को होती है। मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क सिटी में। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि इसी का भाग है, इसके हमारे प्रमुख हैं वोल्कन वोजकीर, तो ये पिछले साल ही बने थे। ये आपके हैं टर्की के। और अस्थायी प्रतिनिधि में मैंने आपको बता दिया टी.एस. तिरुमूर्ति साहब इसके अस्थायी प्रतिनिधि हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र का जो लोगो है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे संयुक्त राष्ट्र का लोगो होता है। तो लोगो में दो आपको मिलेंगी जैतून की ब्रांचेज, यानी कि जो हमारा ऑलिव होता है उसकी दो ब्रांचेज मिलेंगी। और ये जो ब्रांचेज हैं वह रिप्रेजेंट करती हैं शांति को, यानी कि पीस को। इसके अलावा बीच में आपको वर्ल्ड का मैप मिलेगा। और वर्ल्ड के मैप का मतलब है कि यह जो मानचित्र है वह विश्व के सभी लोगों को और विश्व के सभी देशों को रिप्रेजेंट करता है। संयुक्त राष्ट्र के ऑफिशियल कलर भी होते हैं, यानी कि अगर हम इसके आधिकारिक रंग की बात करते हैं तो सफ़ेद और नीला। कौन सा? सफ़ेद और नीला इसके आधिकारिक रंग हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। तो अभी तक कुल मिलाकर के 9 संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रह चुके हैं। पहले कौन थे? तो ये थे ट्रिग्वे लिए। कहाँ से थे? तो ये थे नॉर्वे से। 1946 से लेकर के 1952 तक ये इसके महासचिव रहे थे। फिर बात करते हैं सेकंड नंबर के, तो डिग हैमरस्कोल्ड, ये थे स्वीडन के और 1953 से 61 तक ये इसके महासचिव रहे थे। बाकी ये बीच में आप पढ़ सकते हैं। आपको एक नाम ध्यान रखना है यू थांड का। यू थांड का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो ये तीसरे महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के और हमारे एशिया से पहले महासचिव थे, यानी कि म्यांमार देश से थे यू थांड, और ये हमारे एशिया से पहले महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के। उसके बाद में बात करेंगे सातवें की, तो सातवें थे कोफी अन्नान। ये थे आपके घाना के 1997 से 2006 तक, और इन्हीं के कार्यकाल में 2001 में संयुक्त राष्ट्र को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं बान की मून की, तो ये थे दक्षिण कोरिया के, 2007 से 2016 तक थे। और नौवीं की बात करें तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, वर्तमान में हैं ये पुर्तगाल से, और 2017 से अब तक ये हमारे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे हैं। तो इन सभी के नाम आपको थोड़ा थोड़ा याद रखने हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो हमारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, और इनसे कई सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। कई बार आपको एलिमिनेट करने का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसके कुल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि आर्थिक और सामाजिक परिषद। फिर हमारा होता है यूएन सेक्रेटेरिएट, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र सचिवालय कहते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसे हम लोग न्यास परिषद के नाम से जानते हैं, और 1994 में इसे समाप्त कर दिया गया था। और छठा हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा द हेग में। तो ये हमारे संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं और इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की जो अन्य विशेष एजेंसियां हैं। अब इनकी संख्या कई सारी हैं, लेकिन मैं आपको प्रमुख के बारे में बता देता हूं। जैसे हमारा एक हो गया FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम में, और इनके फुल फॉर्म भी कई बार पूछे गए हैं, तो फुल फॉर्म भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। फिर हमारा है ICAO, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको कनाडा के मॉन्ट्रियल में मिलेगा। फिर एक हमारा है IFAD, यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा रोम में। ILO की बात करते हैं तो इसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में इसका मुख्यालय आपको मिलेगा। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वाशिंगटन DC में मुख्यालय है। IMO, यानी कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में। ITU, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका मुख्यालय मिलेगा जिनेवा में। यूनेस्को के बारे में आप सभी को पता होगा, पेरिस में है। UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, मैड्रिड में मुख्यालय है। UPO का तो फुल फॉर्म ही पूछा गया था, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न में, यानी कि स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है बर्न, वहाँ पर आपको UPO का मुख्यालय मिलेगा। UPO नहीं होगा, UPU होगा। क्या है? UPU। उसके बाद में WHO की बात करें, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। WIPO, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जिनेवा में मुख्यालय है। WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। विश्व बैंक की बात करें तो वाशिंगटन DC में मिलेगा। और UNIDO, यानी कि
यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वियना में आपको इसका मुख्यालय मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो बस आपको यहाँ से ये याद रखना है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी भी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको वहीं पर मिलेगा, न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष यानी कि जो हमारे परमानेंट मेंबर हैं उनकी बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके इसके परमानेंट मेंबर हैं। और अस्थायी सदस्यों की बात करें तो इनकी संख्या है 10 और भारत हमारा 2 सालों के लिए इसके अस्थायी सदस्य बना है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। एक संस्था का नाम आपको याद रखना है जो कि है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो 19 दिसंबर 1961 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा इटली के रोम में। प्रमुख इसके हैं डेविड वेजले, और इसका नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति के लिए वह इसी संस्था को दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम आप याद रखेंगे। FAO की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको इटली के रोम में मिलेगा। क्यू डोंगियो इसके महानिदेशक हैं। उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो जिनेवा में मुख्यालय है। टेड्रस अदनाम इसके अध्यक्ष हैं यानी कि महानिदेशक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो 1919 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है जिनेवा में। गे राइडर इसके प्रमुख हैं। उसके बाद में बात करते हैं यूनेस्को की, तो याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसकी हैं आद्रे एजोले। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये लास्ट वाला, हाँ, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी की। ये संस्था आपको जरूर याद रखनी है। कल इसकी स्थापना की डेट पूछी गई थी कि 1950 में इसकी किस दिन स्थापना हुई थी, तो 14 दिसंबर 1950 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। प्रमुख इसके हैं फिलिपो ग्रांडी, और ये संस्था इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 बार इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। कब कब? 1954 और 1981 में। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। और एक हमारा है UNSCR, क्या है? UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा और इसकी अध्यक्ष हैं एलिजाबेथ त्रिची। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से जो भी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको हमने डिस्कस कर लिया है। पीडीएफ में आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी जो कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक है वह भी मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज शाम की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग जो प्रमुख हमारे आंदोलन हुए हैं उन आंदोलन से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा एक टाइमलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख आंदोलनों के बारे में। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।